पार्टनरशिप जो है, जो पार्टनर्स होते हैं और जो थर्ड पार्टी होती है, तो उनके बीच में जो रिलेशनशिप है उसको डिफाइन करता है, और साथ में पार्टनर्स और फर्म के रिलेशनशिप को डिफाइन करता है, साथ में पार्टनर्स और जो दूसरे पार्टनर्स हैं उनके आपस में जो म्यूचुअल रिलेशनशिप है उसको डिफाइन करता है। तो पूरे पार्टनरशिप एक्ट में सिर्फ यही लिखा गया है और यही है, और इसके अलावा कुछ नहीं है। पार्टनर्स का आपस का रिलेशनशिप, उसके क्या लीगल रूल्स हैं, पार्टनर्स और फर्म से आपस में क्या लीगल रूल्स हैं, और पार्टनर्स और थर्ड पार्टीज के आपस में क्या लीगल रूल्स हैं, इन सभी के राइट्स, इन सभी की ड्यूटीज, इन सभी के राइट्स, इन सभी की ड्यूटीज, और इन सभी के राइट्स और इन सभी की ड्यूटीज। ठीक है जी। पिछले लेक्चर जब हमने ये चैप्टर हमने स्टार्ट करा था रिलेशनशिप ऑफ रिलेशंस ऑफ पार्टनर्स, तो उसमें हमने देखा था कि पार्टनर्स के क्या क्या राइट्स हैं, कौन से राइट्स हैं जो बाय डिफॉल्ट उन्हें मिल जाते हैं, पहले से उनके पास अवेलेबल हैं, कौन से राइट्स ऐसे हैं जो स्पेशल राइट्स अगर वो चाहें तो कॉन्ट्रैक्ट में चेंज करके लेते हैं, कौन से राइट्स हैं जो लॉ उन्हें पहले से दे रहा है। ये सब हमने डिस्कस किया था। अब उसी सीरीज में हम आगे चल रहे हैं, और उसमें जो रह गया था बचा हुआ पोर्शन अब हम इसमें स्टार्ट कर रहे हैं आज की क्लास में। ठीक है, तो आज सबसे पहले स्टार्ट होगा पार्टनरशिप प्रॉपर्टी। पार्टनरशिप, इसमें ना ये पूछा जाता है कि सबसे पहले तो पार्टनरशिप प्रॉपर्टी क्या है, पार्टनरशिप प्रॉपर्टी क्या है। ठीक, देखिए प्रॉपर्टी दो तरीके की हो सकती है, एक बिजनेस प्रॉपर्टी, एक पर्सनल प्रॉपर्टी। तो क्या है बिजनेस प्रॉपर्टी यानी पार्टनरशिप प्रॉपर्टी? कैसे डिफाइन करेंगे कि क्या पार्टनरशिप प्रॉपर्टी है, कैसे डिफाइन करेंगे कि क्या पार्टनरशिप प्रॉपर्टी नहीं है? लॉ में बहुत कुछ लिखा हुआ है। मैं आपको सिंपल सी बात बताता हूं, इसको आप अकाउंटेंसी से ज्यादा अच्छे से समझ लोगे। अगर पार्टनर्स ने किसी भी प्रॉपर्टी की गारंटी बनाई हुई है, और क्या बनाई हुई है, कौन सी वाली गारंटी? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, समझ में आ गया? कुछ भी अमाउंट जो कैश या अदर देन कैश में इंट्रोड्यूस करके और उन्होंने कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करवा लिया है, तो इसका मतलब अकाउंटिंग इक्वेशन के हिसाब से क्या बन गई? एसेट्स इक्वल टू कैपिटल प्लस, तो एक तरफ तो उन्होंने अपनी कैपिटल बढ़ा ली और दूसरी तरफ क्या बढ़ा ली, तो वो प्रॉपर्टी या फर्म की हो गई। अब वो पार्टनर की नहीं रही। पार्टनर दूसरे पार्टनर्स को ऐसा कहकर कि भाई ये तो मेरी प्रॉपर्टी है, ये मैं वापस अपने घर ले जा रहा हूं, कोई राइट नहीं है उसका अपने घर ले जाने का। एक बार जब फर्म में आ गई और उसकी गारंटी हो गई तो अब वो फर्म प्रॉपर्टी है। समझ में आ गया आप लोगों को? तो अब वो क्या हो गई? फर्म की प्रॉपर्टी है, और कोई भी पार्टनर उस पर पर्सनल राइट नहीं रखता। अब आप कहेंगे सर मेरा जो रेशो है उस रेशो के हिसाब से उतना तो राइट है, 4 टांग में से एक टांग तो है। नहीं, वो भी नहीं है, क्योंकि आपका जो राइट है वो थर्ड पार्टी की पेमेंट के बाद है, थर्ड पार्टी की पेमेंट के बाद है। यानी इसका मतलब ये हो गया कि जो बिजनेस की एसेट्स हैं उनकी जो पेमेंट करेंगे तो सबसे पहले उसमें से वो किसको वापस होंगी? कैपिटल वालों को या लायबिलिटी वालों को? लायबिलिटी वालों को। तो आपका जो राइट है वो लायबिलिटी के बाद आता है। आपका राइट कब आता है? लायबिलिटी के बाद आता है। समझ में आ गया आप लोगों को? मैं इसे मिटाता हूं और उसके बाद फिर इस पॉइंट पर आता हूं। ठीक है जी, की बात हो रही थी पार्टनरशिप प्रॉपर्टी। ठीक है जी, तो पार्टनरशिप प्रॉपर्टी में कुछ गड़बड़ लग रहा है। ठीक है, सही। तो पार्टनरशिप प्रॉपर्टी में क्या है? पार्टनरशिप प्रॉपर्टी अकॉर्डिंग टू इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, पार्टनरशिप प्रॉपर्टी क्या है? पार्टनरशिप प्रॉपर्टी के कई वर्ड्स हैं इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में, और उन सभी का मतलब एक ही है, पार्टनरशिप प्रॉपर्टी।
जैसे जॉइंट एसेट्स क्या है, इसका क्या मतलब हुआ, सबने मिलकर जो एसेट ले रखी है जिस पर सबका अधिकार है पार्टनर्स का, तो वो जॉइंट एसेट्स अगर फर्म की है तो वो क्या है, पार्टनरशिप प्रॉपर्टी है। ठीक है। जॉइंट स्टॉक, जॉइंट, ये भी पार्टनरशिप प्रॉपर्टी है। कुछ ऐसे वर्ड जो अनकॉमन है आप लोगों के लिए। जॉइंट स्टॉक पार्टनरशिप प्रॉपर्टी के लिए यूज किया जा सकता है। इसे आप बैलेंस शीट के एसेट साइड वाला स्टॉक मत समझ लेना। ठीक है। ये टोटल सभी एसेट्स को है, इसमें कैश, बैंक, सब कुछ है इसमें। ठीक है। तो ये सब पार्टनरशिप प्रॉपर्टी में आ जाएगा। जॉइंट स्टेट, तो जॉइंट स्टेट तो समझ में आ जाता है, स्टेट का मतलब एसेट्स ही होता है। ठीक है। तो एक दो वर्ड्स ऐसे हैं जो अलग थे, आप लोगों के लिए नए थे, वो ध्यान में रखने वाली बात है, पेपर में पूछा जा सकता है कि भाई इसमें से कौन सी पार्टनरशिप प्रॉपर्टी है। तो आप क्या क्या याद रखेंगे, नंबर 1 जॉइंट स्टॉक, नंबर 2 जॉइंट एसेट्स, जॉइंट स्टेट, जॉइंट स्टेट। ठीक है जी, ये सब क्या है, ये सब पार्टनरशिप प्रॉपर्टी में आ जाएगा। ठीक है। ये तो खैर वोकैबुलरी हुई। अब हम इसके बाद चलते हैं इसके लीगल पहलुओं पर। पार्टनरशिप प्रॉपर्टी क्या है, देखो पार्टनरशिप प्रॉपर्टी है, नंबर 1 पार्टनरशिप प्रॉपर्टी है कोई भी ऐसी वैल्यूएबल एसेट्स जो फर्म में कैपिटल कंट्रीब्यूशन के तौर पर लगाई गई है। ठीक है। एनी एसेट्स विच इज contributed by partners as their capital, as their, जो उन्होंने कैपिटल के तौर पर लगाया है वो क्या होगा जाएगी, पार्टनरशिप प्रॉपर्टी हो जाएगी। ठीक है। एक बात बताइए, अगर बिजनेस अपनी मेहनत से कुछ पैसे कमाकर कोई एसेट्स खरीद रहा है तो वो एसेट्स किसकी है, फर्म की है। ठीक है ना। तो इसका मतलब ये है कि फर्म ने जो कोई भी एसेट्स एक्वायर करी है, एनी एसेट्स एक्वायर्ड बाय द फर्म, तो वो क्या है, वो पार्टनरशिप प्रॉपर्टी है, वो पार्टनरशिप प्रॉपर्टी है। सही है। तो ये दो स्पेशल फीचर हैं जो पार्टनरशिप प्रॉपर्टी के फीचर्स को डिफाइन करते हैं। इसके अलावा एक चीज और है जो काम करते करते हो जाती है, वो क्या है, गुडविल ऑफ फर्म। ये 3 चीजें पार्टनरशिप प्रॉपर्टी को बनाती हैं। ठीक है। सेक्शन 14 है ये इंडियन पार्टनरशिप एक्ट का। आसान है, कुछ मुश्किल नहीं है। आइए अब इस पर बात करते हैं कि पार्टनरशिप प्रॉपर्टी वर्सेस पर्सनल प्रॉपर्टी। तो पार्टनरशिप प्रॉपर्टी और पर्सनल प्रॉपर्टी में क्या डिफरेंस है, आप किसको पर्सनल प्रॉपर्टी कहेंगे। देखिए, फर्म में एक पार्टनर आता है और वो एसेट्स फर्म को दे देता है, तो वो तब तक पर्सनल प्रॉपर्टी है जब तक बुक्स एंड अकाउंट्स में उसकी एंट्री नहीं हो जाती है। जब तक, यानी अगर मैंने आपको कोई अपनी एसेट्स दी और मैंने गारंटी नहीं बनाई है उसकी, तो वो पर्सनल प्रॉपर्टी है, क्योंकि मैंने उसे कैपिटल कंट्रीब्यूशन के तौर पर दिखाया ही नहीं। अगर मैंने कैपिटल कंट्रीब्यूशन के तौर पर दिखा दिया है तब वो फर्म प्रॉपर्टी बन गई। ये बात समझ में आ गई। पार्टनरशिप प्रॉपर्टी पर फर्स्ट राइट किसका है, फर्म का। अगर फर्म डिसॉल्व हो रही है और पार्टनर को पैसे चाहिए तो वो फर्म की एसेट्स ले नहीं सकता, अपने हिस्से की भी नहीं ले सकता। क्यों क्यों नहीं ले सकता जी? क्योंकि फर्म का राइट है वो। क्या है? अच्छा जी, पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व हो रही है, फर्म को पैसे चाहिए पार्टनर से, फर्म में पैसे बचे नहीं है,
और पार्टनर्स के पास पर्सनल प्रॉपर्टी है, तो क्या फर्म अब पर्सनल प्रॉपर्टी ले सकती है? बोलो। आप ये कहेंगे कि ले सकती है, आप ये कहेंगे इसलिए क्योंकि अनलिमिटेड लायबिलिटी क्लॉज है। तो लेकिन इसमें एक चीज और बता देता हूं कि ले सकती है, लेकिन पार्टनर की पर्सनल लायबिलिटी पे हो जाने के बाद, पर्सनल लायबिलिटी पे हो जाने के बाद, यानी अगर दो चीजें हैं, एक है फर्म लायबिलिटी जो पार्टनर ने फर्म को पैसा देना है, एक है पर्सनल लायबिलिटी। पर्सनल लायबिलिटी क्या होती है बच्चों? घर में दूध का बिल, बच्चों की फीस, ट्यूशन की फीस, बिजली का बिल घर का, ये पर्सनल लायबिलिटी होगी ना बेटा। तो अगर अब एक प्रॉपर्टी बची है और फर्म और पार्टनर ने ये दोनों लायबिलिटी पे करनी है, तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के हिसाब से जो पर्सनल प्रॉपर्टी है कहां पर काम में आएगी? ठीक है ना, अनलिमिटेड लायबिलिटी क्लॉज के हिसाब से आप ये कह सकते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि नहीं, पहले उस एसेट्स को पर्सनल लायबिलिटी पेमेंट करने में लगाया जाएगा, और अगर एसेट्स बच गई तो फिर फर्म लायबिलिटी चुकाने के लिए फर्म ले सकती है। समझ में आ गया? और अगर नहीं बची तो फिर वो पार्टनर इंसॉल्वेंट माना जाएगा। क्या माना जाएगा? इंसॉल्वेंट माना जाएगा। और फिर पार्टनर जब इंसॉल्वेंट हो जाता है तो फिर उस पर दूसरे लॉ अप्लाई हो जाते हैं, जो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में अलग सेक्शंस हैं, जो इंसॉल्वेंसी के सेक्शंस हैं। समझ में आया? अच्छा, एक बात और बताता हूं, इंसॉल्वेंसी की बात कर रहा हूं मैं आप लोगों से, कि इंसॉल्वेंसी पर जो पैसा वो नहीं दे पाया वो पैसा बाकी पार्टनर्स देंगे। जो पैसा वो नहीं दे पाया वो कौन देगा? और बाकी पार्टनर्स किस रेशियो में देंगे? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। किस रेशियो में देंगे? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में देंगे। ऐसा इंडियन पार्टनरशिप एक्ट कहता है। समझ में आ गया? लेकिन अगर आप इसमें चेंज करना चाहें तो आपको अपने क्लाइंट के लिए पार्टनरशिप एग्रीमेंट बनते समय चेंज करके दिखाना पड़ेगा। अगर पार्टनरशिप एग्रीमेंट में आपने चेंज नहीं करा है तो फिर यही लॉ अप्लाई होगा जो मैंने आपको बताया। ठीक है? एक्चुअली इंसॉल्वेंसी पर जो सबसे फेवरेट रूल है वो है गार्नर वर्सेस मर्रे का रूल। कौन सा है वो? गार्नर वर्सेस मर्रे का रूल। ठीक है? ये आप आईपीसीसी ग्रुप सेकंड में पढ़ेंगे। ठीक है? और जो ग्रेजुएशन के स्टूडेंट थे उन्होंने पढ़ लिया होगा। तो ये जो रूल होता है, ये रूल इंसॉल्वेंसी के टाइम पर होता है, लेकिन इंडियन पार्टनरशिप एक्ट इसको फेवर नहीं करता। पर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट इसके अगेंस्ट भी नहीं है। साफ साफ है कि आप पार्टनरशिप एग्रीमेंट में शुरू में लिख लो कि इंसॉल्वेंसी के टाइम पर हमारा जो डिसीजन होगा इस रूल के अकॉर्डिंग होगा, तो फिर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। फिर इस रूल के अकॉर्डिंग आप सेटलमेंट आपस में कर सकते हैं। पर अगर आपने ये पार्टनरशिप एग्रीमेंट स्टार्टिंग में सेट नहीं करा है तो फिर क्या होगा? पार्टनरशिप में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से ही एडजस्टमेंट होगी। समझ में आ गया? ये लॉ भी बताया और यही अकाउंटिंग ट्रीटमेंट भी समझाया। ठीक, अब इसे रब करते हैं, थोड़ा आगे चलते हैं। स्टूडेंट्स, इसमें आइए कुछ बात पढ़ते हैं गुडविल के बारे में। गुडविल क्या है? सबसे पहली बात, ये फर्म प्रॉपर्टी है। ठीक है? मैं इसके आगे एक वर्ड लिखना चाहूंगा, सब्जेक्ट टू एग्रीमेंट। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब यह है कि अगर एग्रीमेंट में कोई बात नहीं करी है तो ये फर्म प्रॉपर्टी है, और अगर एग्रीमेंट में कुछ लिखा हुआ है तो फिर लिखे हुए के हिसाब से माना जाएगा। पार्टनरशिप एग्रीमेंट में आपने पहले से लिख लिया, क्या लिख लिया कि भाई मिस्टर ए, बी, सी और ए में लिख लिया कि फर्म की गुडविल मेरी होगी, तो अब ये फर्म प्रॉपर्टी नहीं है। ठीक है? ये उसकी प्रॉपर्टी है। यानी कल को अगर ये पैसा बिकने पर, गुडविल बिकने पर कोई पैसा आता है तो वो किसको मिलेगा? ए को मिलेगा। ठीक है? ये बात क्लियर हुई ना? ठीक।
तो ये फर्म प्रॉपर्टी उस ऐसी हालत में उसकी अपनी प्रॉपर्टी बन जाएगी। लेकिन अगर ये पैसा फर्म ने बेचकर अपने पास लिया है और उधर उसकी पर्सनल लायबिलिटी है, ध्यान दीजिए क्या है, पर्सनल लायबिलिटी है, तो ये इसका जो ट्रीटमेंट है ये माना जाएगा कि ये पार्टनर लोन है। जब तक फर्म के पास है तो फर्म अपनी लायबिलिटी पेमेंट करने के बाद ही देगा। क्यों देगा? क्योंकि अभी फर्म के पास ये कलेक्शन है। ठीक है ना। खैर वापस आता हूं मैं। तो फर्म की प्रॉपर्टी गुडविल जो है फर्म की प्रॉपर्टी होती है, और अगर इसमें चेंजेस कर लिया जाए तो वो चेंजेस एप्लीकेबल होगा, वो माना जाएगा। ठीक है। बहुत से स्टूडेंट्स जब उनसे पूछा जाता है गुडविल का मीनिंग क्या है तो दिक्कत में पड़ जाते हैं। ठीक है, कोई मीनिंग बता सकते हैं? तो व्हाट इज गुडविल? गुडविल का मीनिंग क्या है? हाँ जी बताइए। मार्केट वैल्यू ऑफ ए फर्म्स नेम, ऑफ ए फर्म्स नेम इज गुडविल, और कुछ नहीं है बच्चों। ठीक है। अगर किसी फर्म के नाम को बाजार में बेचा जा सकता है तो वो वैल्यू जिस पर वो बेचा जा सकता है गुडविल है। इफ ए फर्म नेम कैन बी सोल्ड इन द मार्केट देन सच अमाउंट इज नोन एज गुडविल ऑन विच इट कैन बी सोल्ड। सिंपल से लैंग्वेज में बहुत छोटा सा जवाब है और बिल्कुल क्लियर है। ठीक है। इसके बाद अगर कोई पार्टनर पर्सनल प्रॉफिट अर्न कर लेता है तो क्या लॉ है? पर्सनल प्रॉफिट अर्न बाय ए पार्टनर। तो अगर कोई पार्टनर पर्सनल प्रॉफिट अर्न कर ले तो क्या लॉ है जी? तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट कहता है कि आप ऐसा नहीं कर सकते। ठीक है। तो बाय डिफॉल्ट क्या है? पर्सनल प्रॉफिट हैज टू बी शेयर्ड विद अदर पार्टनर्स। विद, क्यों भाई ऐसा क्यों है? क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो पार्टनर्स फिर ईमानदारी से काम नहीं करेंगे ना, और पार्टनर्स की पहली ड्यूटी क्या है? टू बी ऑनेस्ट। तो अगर पर्सनल प्रॉफिट कमाने का मौका मिल गया तो ऑनेस्टी रहेगी क्या? बोलो। ठीक है, आप हमारे इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम में आ जाइए। ठीक है, क्या होता है? पॉलिटिशियंस क्या करते हैं? न्यूज़पेपर में क्या पढ़ते हो? पर्सनल प्रॉफिट। तभी तो करप्शन आया। अगर कोई भी पॉलिटिशियन सोच ले कि पर्सनल प्रॉफिट अर्न नहीं करना मैंने अपनी पोजीशन से, तो क्या देश में करप्शन होगा? कभी नहीं होगा। ठीक है ना। तो ये एथिक्स हमें ध्यान में रखने हैं। तो इधर वापस आते हैं हम लोग। तो पर्सनल प्रॉफिट हैज टू बी शेयर्ड विद अदर पार्टनर्स। लेकिन इसमें अब एक वर्ड जोड़ना चाहूंगा, सब्जेक्ट टू एग्रीमेंट। ये क्या कर दिया सर जी आपने? मैं अब आपको इसके लिए केस बताता हूं। क्या है कि ए और बी दो दोस्त हैं, और मान लीजिए कोई बिजनेस चला रहा है अपना। ए और बी ने कहा, चलो बी ने ए से कहा कि भाई हम लोग पार्टनरशिप बना लेते हैं। तो ए ने कहा भाई ये बिजनेस तो मैं ऑलरेडी चला रहा हूं। ठीक है। तो बी ने कहा चलो मुझे आपके इस बिजनेस से कोई दिक्कत नहीं है, आप इस बिजनेस को कैरी करें और हम अपनी पार्टनरशिप करते हैं और अपना बिजनेस चलाते हैं। ठीक है। और उन्होंने एग्रीमेंट में कोई भी इसका व्यवस्था नहीं करी, लेकिन उसमें एग्रीमेंट में ये बात मेंशन थी कि ए पार्टनरशिप से पहले बिजनेस अपना चलाता था और बी को इस पर कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं है। ये एग्रीमेंट में लिख लिया गया था। ठीक है। तो जिस एरिया में ये लोग बिजनेस करते थे, कुछ दिनों बाद ए ने अपना बिजनेस उस एरिया में भी करना शुरू कर दिया। तो अब यहां पर बी ये कहता है कि ए पर्सनल प्रॉफिट अर्न कर रहा है। तो ये बाद में ये बात कोर्ट में मानी नहीं गई, और ये माना गया कि ए इस समय बिल्कुल राइट पोजीशन में है, क्योंकि ए ने एग्रीमेंट में क्या लिखा हुआ था, इसके लिए पहले से अपने लिए राइट पैदा किए हुए थे। यानी इसका मतलब यह है कि अगर आप कंपटीशन बिजनेस करना चाहते हो अपनी फर्म से, तो पार्टनरशिप एक्ट इसकी इजाजत नहीं देता। पर अगर आप तब भी करते हो और प्रॉफिट कमा लेते हो
तो प्रॉफिट आपका नहीं है, सारी फर्म का है। पर कंपटीशन बिजनेस कर सकते हो अगर आपने एग्रीमेंट में लिखा हुआ है तो, क्योंकि ऐसी हालत में बाकी पार्टनर्स ने क्या कर दिया, सिग्नेचर कर दिए। सिग्नेचर कर दिए तो क्या हो गया, एग्री हो गए। और फिर एक बार वचन दे दिया तो निभाना जाएगा। रूल क्या इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, प्राण जाए पर वचन न जाए, यही सिखाता है कौन, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। सही है, ठीक है जी। तो ये बात क्लियर हो गई आप लोगों को, समझ में आ गया। कौन कहता है ये कहता है, बताओ ये कौन कहता है, ये पार्टनरशिप एक्ट कहता है सेक्शन 16 कि पर्सनल प्रॉफिट कैन नॉट बी अर्न बाय एनी पार्टनर। इफ इट इज अर्न इट शैल बी शेयर्ड बाय अदर पार्टनर्स, बट ड्यू टू some situation, if any partner incurred or suffered any loss, I am coming to the point, personal loss. Personal loss by the activity of personal activity, not business activity. तो अगर उसके अपने कारण कोई पर्सनल लॉस होता है तो फिर वो लॉस वो खुद ही बियर करेगा। यानी कंपटीशन बिजनेस करते हैं हम लोग और हमें हो गया लॉस, तो फिर वो बाकी पार्टनर्स शेयर नहीं करेंगे। अब अगर कोई पार्टनर ये कहता है कि जी मेरे से पिछली बार आपने पर्सनल प्रॉफिट इन सबसे शेयर करवाया था, तो अब वो दोबारा मुकदमा लेकर आ गया कोर्ट में कि पर्सनल लॉस भी शेयर करवाओ, तो कोर्ट मना कर देगा। कोर्ट कह देगा नहीं, जब आपको एक बार समझा दिया कि ऐसा नहीं करना है तो आपने क्यों किया। अगर आपको लॉस हो रहा था तभी तो आप आए हो, अदरवाइज ये बिजनेस एक्टिविटी आप बिजनेस के फर्म के नेम से भी कर सकते थे। ठीक है ना, करेक्ट है। तो ये सेक्शन 16 यहां पर फिनिश होता है। इसके बाद हम सेक्शन 17 पर आएंगे। ठीक है, हम आए राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर्स आफ्टर चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म। पार्टनरशिप फर्म क्यों लिखा, कहीं कॉन्स्टिट्यूशन आप ये ना सोच लो कि भारत सरकार का। आपकी पार्टनरशिप फर्म का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, यानी कि एग्रीमेंट जो आपने डीड बनाई हुई है, उसको कॉन्स्टिट्यूशन बोला जा रहा है। देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहली बात है कि चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन कब माना जाता है। पहले तो इस बात को क्लियर करें हम लोग कि चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन क्या माना जाएगा। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन को आप कंपोजिशन से समझें तो ज्यादा अच्छा है। आपने बाजार से दवाई खरीदी होगी, दवाई के रैपर को लेना, उसके ऊपर देखना क्या लिखा हुआ है, तो उसमें लिखा हुआ होगा कंपोजिशन, कि उसके अंदर कौन कौन सा फार्मूला है, कितने कितने मिलीग्राम उसमें मिक्स है। तो कंपोजिशन का मतलब है कि जो पार्टनर्स का आपस का जो है उनकी कंपोजिशन बॉडी है। कितने पार्टनर्स हैं, 4 हैं, 5 हैं, कितने हैं, सही है। तो चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन कब कब होता है, चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन होता है एक तो एडमिशन के टाइम पर, एक रिटायरमेंट के टाइम पर, और एक इसके अलावा भी कोई हो सकता है। इसके अलावा डिसॉल्यूशन, तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या चेंज हुआ, खत्म हो गया ना सब कुछ वहां। तो इसके अलावा चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, या चेंज इन एनी कंडीशन, कोई भी कंडीशन हम जो है उसे चेंज इन एनी कंडीशन, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो या कोई और कंडीशन हो। समझ में आ गया आप लोगों को। तो ये सब जो है चेंज इन कंडीशन के केसेस माने जाते हैं। अब यहां पर सेक्शन 17 ये कहता है, क्या कहता है कि अब पार्टनर्स के राइट्स और ड्यूटीज क्या होंगे। तो केस है एडमिशन से पहले और एडमिशन के बाद, रिटायरमेंट के पहले, रिटायरमेंट के बाद, डेथ से पहले, डेथ के बाद। ठीक है, इस चेंज से पहले और इस चेंज के बाद। ठीक है, तो इसे बड़े आराम से समझा दूंगा मैं कि जैसे ये एग्रीमेंट है और उस एग्रीमेंट में आप लोगों ने अपनी कंडीशंस लिखी हुई हैं, और फिर आपने एक नया एग्रीमेंट बनाया
ठीक है ना। और आपने उसमें बताया कि भाई एडमिशन हो रहा है हमारा, और पुराने पार्टनरशिप एग्रीमेंट में हम लोग ये पार्टनर थे और अब हम ये पार्टनर बनने जा रहे हैं, और आपने 2 कंडीशन इसमें चेंज करी, ठीक है। तो इसका ये मतलब माना जाएगा कि इन 2 को छोड़कर बाकी जो हैं वो एज इट इज अप्लाई हैं, एज इट इज अप्लाई, ठीक है। एज इट वाज अप्लाइड इन एग्रीमेंट एट विल बी अप्लाइड इन नेक्स्ट एग्रीमेंट या आफ्टर सिचुएशन। समझ में आ गया नहीं आ गया? तो यानी जो एडमिशन से पहले था वही एडमिशन के बाद रहेगा। कब रहेगा? इन नॉर्मल कोर्स बाय डिफॉल्ट। और अगर आप उसे चेंज करना चाहते हैं तो सब्जेक्ट टू चेंज इन एग्रीमेंट, सब्जेक्ट टू, सिंपल बात हो गई, ठीक है। वहां सेक्शन 17 में इसे 2-3 केसेस के में बताया हुआ है, पर मैं आपको उसका जूस बता रहा हूं। क्या जूस है? कि अगर चेंज जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो चेंज करा है तो वो इफेक्टिव होगा, और अगर चेंज नहीं करा है तो तब क्या होगा? हाँ, तो पुरानी टर्म्स एंड कंडीशन इफेक्टिव मानी जाएंगी। तो यानी इसका जूस क्या निकला? इफ देयर इज एनी चेंज देन सच चेंज विल बी इफेक्टिव, ठीक है। और इफ देयर इज नो चेंज, और अगर कोई चेंज नहीं है, देन अर्लियर टर्म्स एंड कंडीशंस रिमेन्स सेम, ठीक है, पहले की तरह रहेंगी। तब उसमें ऐसा नहीं है कि वो गायब हो गई हैं, वो एज इट इज अप्लाई हैं, ठीक है। उतार लीजिए, फिर इससे आगे बढ़ते हैं। इनके बाद 18 से जो 30 सेक्शंस हैं वो सब डील करते हैं कि पार्टनर्स और थर्ड पार्टीज के बीच में क्या रिलेशंस हैं। रिलेशन ऑफ पार्टनर्स विद थर्ड पार्टीज। थर्ड पार्टी होता क्या है? मैंने वैसे कई बार बता दिया, फिर भी बीच बीच में दोबारा पूछना पड़ता है ताकि आपको फिर से याद आ जाए। तो बताइए थर्ड पार्टी क्या होता है? यानी मैंने इसमें फर्स्ट पार्टी क्या होता है बताओ? फर्स्ट पार्टी हो गई, बताइए, फर्म। सेकंड पार्टी पार्टनर्स यानी कि मालिक। और थर्ड पार्टी क्या हो गई? जितने भी सब लोग बचे वो सभी। यानी अगर एम्प्लॉइज हैं ऑर्गेनाइजेशन में, उनके लिए कोई ड्यू निकलता है, आउटस्टैंडिंग वेजेस, आउटस्टैंडिंग सैलरी, तो वो थर्ड पार्टी है। गवर्नमेंट थर्ड पार्टी है। क्रेडिटर्स, डेटर्स सब थर्ड पार्टीज हैं। बैंक लोन सब थर्ड पार्टीज हैं, ठीक है, कोई भी ऐसा। तो अब आते हैं कि थर्ड पार्टी के साथ क्या रिलेशनशिप है। तो इसमें सीधी सी बात है कि देखिए, सबसे पहले पार्टनर्स कौन है बताओ? पार्टनर्स आर एजेंट। पार्टनर्स आर एजेंट्स ऑफ अदर पार्टनर्स। पार्टनर्स आर कौन है? पार्टनर्स एजेंट हैं दूसरे पार्टनर्स के। तो व्हाट डू मीन बाय एजेंट? एजेंट का मतलब है कि पार्टनर्स अगर एजेंट है उस पार्टनर का, तो इट मीन्स ये आदमी रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए, ठीक है। इसका मतलब दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस पार्टनर, बिकॉज ये कौन है और ये कौन है? ये प्रिंसिपल हो गया। प्रिंसिपल कौन होता है भाई? प्रिंसिपल वो होता है जो इसकी जिम्मेदारियां ले रहा है। मैं इसे एक छोटे से एग्जांपल में समझाऊंगा तुम्हें। आपके कोर्स में नहीं है, ये आईपीसीसी के कोर्स में है। लॉ ऑफ एजेंसी, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट के ही चैप्टर्स हैं। आप लोग अपने घर के आसपास कोई शॉप है और वहां से कोई सामान लाने के लिए इजाजत दी हुई आपके पापा जी ने, ठीक है। और उस दुकानदार को ये कह रखा है कि भाई जब ये बच्चा मेरा आए तो आप इसे सामान दे दिया करें, पैसे मैं
आपको आकर दे दूंगा, अगर बाई चांस आपको पेमेंट ना करे तो। ये आप उसके यहां से सामान लेकर आ रहे हैं और आप जब घर तक भी नहीं पहुंचे, रास्ते में वो सामान आपसे गिर गया, खराब हो गया, टूट गया, बिखर गया, बह गया, जो भी जैसा भी सामान था। अब शाम को जब ये बात पता लगी और दुकानदार ने कहा कि शर्मा जी, आपका बच्चा ये सामान लेकर गया था, तो पापा जी ने क्या कहा? पापा जी ने कहा, गुप्ता जी देखिए, सामान तो मेरे पास पहुंचा नहीं है, तो मैं अब इसके पैसे नहीं दूंगा। अरे घर पर आता तभी तो पैसे देता। तो बताइए क्या ये बात सही है? अरे बड़ा दया आ रही है आप लोगों को। क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि यहां पर जो पापा जी हैं वो आपके द्वारा किए गए गलतियों को भी एडमिट कर रहे हैं और वो करेंगे। बात है समझ में? तुम कौन हो? उनके एजेंट हो। ठीक है? अगर आपने एजेंट ही खराब रखा है, जो काम ढंग से नहीं करता, तो उसके लिए थर्ड पार्टी जिम्मेदार नहीं है। आपने ही तो भेजा था उसे, तो प्रिंसिपल ने भेजा था। प्रिंसिपल का एजेंट अगर ऐसा है तो उससे थर्ड पार्टी को क्या लेना देना? तो एजेंट जो हैं कैसे रखने चाहिए? देखभाल के रखने चाहिए। लल्लू एजेंट नुकसान करेंगे प्रिंसिपल का, और प्रिंसिपल को पैसे देने पड़ेंगे। सही है? तो इसलिए प्रिंसिपल्स वो हैं जो एजेंट को अथॉरिटी देते हैं अपनी तरफ से काम करने के। मतलब एजेंट जो भी काम करेगा तो ये माना जाएगा कि जैसे वो किसने किया हो? प्रिंसिपल ने किया हो। दिस इज द बेसिक प्रिंसिपल इन लॉ ऑफ एजेंसी। अगर एजेंट्स कोई भी ऐसे काम कर रहा है जो उसके स्कोप के हैं, पापा जी ने कहा था घर के सामान के लिए दे दीजिएगा आप, घर के सामान, पापा जी ने साफ बोल रखा था उस दुकानदार को, और तुमने क्या करा? ठीक है, तुम घर के सामान की जगह घर से बाहर वाला कोई सामान जो है वो ले आए। आप बॉल ले आए, लेदर बॉल ले आए अपने क्रिकेट खेलने के लिए, फुटबॉल ले आए, ये घर के सामान में तो नहीं आता भाई। तो एटलीस्ट इन जैसे आपने वो डिमांड करी, दुकानदार का क्या फर्ज बनता था कि पापा को फोन करके कहे, शर्मा जी आप फुटबॉल खेलने लग गए क्या आजकल? ये बच्चा तो ये मांग रहा है, आपने तो घर के सामान के लिए कहा है। ठीक है, तो ये बात अगर वो दे देता है तो उसके लिए प्रिंसिपल जिम्मेदार नहीं है। क्यों नहीं जिम्मेदार है? क्योंकि अथॉरिटी से बाहर का काम है। जिस काम के लिए एजेंट को अथॉरिटी नहीं दी गई थी, एजेंट वो काम कर रहा है और थर्ड पार्टी को मालूम है कि ये उसकी अथॉरिटी में नहीं है, और तब भी थर्ड पार्टी उसके साथ रिलेशन बना रही है। तो अगर थर्ड पार्टी इस बात के लिए कोई भी रिलेशन बना रही है, इस बात को ध्यान में रखते हुए कि ये अथॉरिटी में नहीं है एजेंट की, तो अब थर्ड पार्टी पर्सनली खुद रिस्पॉन्सिबल होगी, उसके लिए प्रिंसिपल जिम्मेदार नहीं होगा। ठीक है, छोटा सा प्रिंसिपल था। आप ऐसा ना सोचें कि मैंने अभी अभी बताया था कि आईपीसीसी में आएगा तो इसमें काम में नहीं आएगा। पूरे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट में कई बार काम में आएगा ये भी। ठीक है, ठीक, तो वापस आते हैं। तो पार्टनर्स आर एजेंट्स ऑफ अदर पार्टनर्स, सो इफ एनी एक्ट acted by any partner, other partners are bound to do for such act. Other partners are liable for such act made by that partner. ठीक है, और अगर इन पार्टनर ने कोई काम करा तो ऐसी हालत में ये पार्टनर क्या होगा? तो ऐसी हालत में इफ एनी एक्शन इज मेड बाय दिस पार्टनर, in that case this partner is supposed to like an agent and other are principal. तो क्या सीखा? एवरी पार्टनर इज प्रिंसिपल, ये भी प्रिंसिपल है, ये भी प्रिंसिपल है, एज वेल एज एजेंट। तो इस लॉ को बेटा कहते हैं म्यूचुअल एजेंसी। म्यूचुअल का मतलब मिलजुल कर एजेंसी, तू भी प्रिंसिपल और मैं भी प्रिंसिपल, तू भी एजेंट और, तो म्यूचुअल एजेंसी ये पार्टनरशिप का बेसिक प्रिंसिपल है। अगर पेपर में क्वेश्चन आ जाए
कि भाई पार्टनरशिप के फीचर्स में सबसे इंपॉर्टेंट फीचर क्या है, तो कैसे क्या निकालेंगे? अगर दो लोगों के बीच में ये देखना हो कि वो पार्टनर्स हैं या नहीं है, तो कौन सा फीचर देखेंगे हम लोग? हम लोग देखेंगे म्यूचुअल एजेंसी। अगर उनके बीच म्यूचुअल एजेंसी एग्जिस्ट करती है तो वो पार्टनर्स हैं, और अगर उनके बीच म्यूचुअल एजेंसी नहीं है तो वो डेफिनेटली पार्टनर्स नहीं है। ठीक है, आपकी फर्म में आपके मैनेजर हैं, आपके एम्प्लॉइज हैं, तो क्या वो आपके तरह मालिक हैं? क्या उनके काम के लिए आप जिम्मेदार हैं? आप उनके लिए काम के लिए जिम्मेदार नहीं है। अगर एम्प्लॉइज बिजनेस एक्टिविटी एरिया में कोई काम कर रहा है तो आप जिम्मेदार हैं, तो आप जिम्मेदार हैं, क्योंकि आप कौन है? उसके प्रिंसिपल। तो एम्प्लॉइज के लिए आप जिम्मेदार हैं, पर आपके काम के लिए क्या एम्प्लॉय जिम्मेदार है? मेरी बात समझे आप? तो अगर मैं ये बात करूं कि एक ऑनर है और एक एम्प्लॉय है, और एम्प्लॉय अपने बिजनेस एरिया में कोई काम कर रहा है, तो उसके लिए ऑनर कौन है? जिम्मेदार है। तो ऑनर बिकम प्रिंसिपल, एम्प्लॉय लाइक एन एजेंट। लेकिन अगर ऑनर कोई काम करता है तो क्या उसके लिए एम्प्लॉय जिम्मेदार है? तो यहां पर वाइस वर्सा नहीं हो रहा ना, बातें समझे? तो इसलिए इनके बीच जो रिलेशन है वो म्यूचुअल एजेंसी का रिलेशन नहीं है। वहां पर कौन सा रिलेशन है इनके बीच में? सिर्फ लॉ ऑफ एजेंसी का, जिसमें एक ही पार्टनर है, दूसरा एक ही प्रिंसिपल है और दूसरा आदमी प्रिंसिपल नहीं है, वो तो एजेंट है और एजेंट ही रहेगा। समझ में आ गया आप लोगों को? ठीक, तो इसी सेक्शन में आपको सारा रूल डिफाइन किया हुआ है। तो अब अगर कोई पार्टनर कोई ऐसा काम करता है जो थर्ड पार्टीज को मालूम नहीं है, लेकिन वो कस्टम में है, जैसे कि मैं आपको बताता हूं, तुम लोग एग्रीमेंट बनाते हो, तुमने ये तय करा कि एक पार्टनर तय करा कि भाई कोई पार्टनर फैक्ट्री में बैठेगा, ठीक है, और वो दुकान पर आकर बैठ गया है, लेकिन ये आपका इंटरनल एग्रीमेंट है, थर्ड पार्टीज को इस सबसे कोई मालूम नहीं, कोई पता नहीं है, और ऐसी हालत में उसके कारण थर्ड पार्टीज का कोई लॉस हो जाता है दुकान पर बैठने के कारण। थर्ड आपसे मांग रही है, आपने थर्ड पार्टी को क्या जवाब दे रहे हैं? आप थर्ड पार्टी को जवाब दे रहे हैं कि इस पार्टनर ने जो किया वो अपनी अथॉरिटी से बाहर का काम करा है। किससे किया है? तो वी आर कमिटेड टू कंपनसेट ओनली सच एक्ट विच आर विद एन अथॉरिटी। जो अथॉरिटी के अंदर काम है हम उसी के लिए तो कमिटेड हैं, उसी के लिए तो जिम्मेदार हैं। पर अगर कोई पार्टनर अपनी अथॉरिटी से बाहर जाकर काम कर रहा है तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट क्या कहता है कि वो पार्टनर पर्सनली लायबल है, बाकी पार्टनर नहीं है। तो आपने कहा कि अब ये पर्सनली लायबल है, आप इससे लीजिए, आप हमसे बात मत कीजिए। तो इस मामले में ये सेक्शन क्या कहते हैं? इस मामले में सेक्शन कहते हैं नो, इन दैट सच सिचुएशन वो पार्टनर नहीं, फर्म इज लायबल। कौन लायबल है? क्यों? क्योंकि आपका जो अपना पर्सनल एग्रीमेंट बनाया आप लोगों ने, वो आप लोगों का है, उसके आप जानते हैं, थर्ड पार्टी तो नहीं जानती ना। थर्ड पार्टी तो यूजुअली बिहेव कर रही है। अगर वो शॉप पर आ रही है तो आपने जो भी बंदा खड़ा कर रखा है, चाहे वो आपका एम्प्लॉय हो चाहे वो आपका पार्टनर हो, उसमें थर्ड पार्टी का कोई जो है जिम्मेदारी नहीं है। तो अगर ऐसा करने पर अगर थर्ड पार्टी का कोई लॉस होता है तो उसके लिए पूरी फर्म लायबल है। समझ में आ गया? लेकिन पार्टनरशिप एक्ट इसमें एक प्रोविजन निकालता है कि ये रिलेशन किसका है? ये रिलेशन है बिटवीन द पार्टनर्स। तो पहले आप थर्ड पार्टी का लॉस पूरा कीजिए और फिर उसके बाद आपस में एडजस्टमेंट बनाइए। उस पार्टनर से पर्सनली आप बाकी पार्टनर्स ले लीजिए, लेकिन आप थर्ड पार्टी को इन छोटे छोटे मामलों में जो आपके एग्रीमेंट बन जाते हैं तंग नहीं करोगे। अदरवाइज तो थर्ड पार्टी से निकलने का रास्ता मिल जाएगा। कुछ भी गलती करो, एग्रीमेंट फटाफट चेंज कर लो, ठीक है, और बार बार ये कह दो ये तो हमारे एग्रीमेंट में था ही नहीं, ठीक है ना। तो थर्ड पार्टी ऐसे तो रोज रोज परेशान रहने लग जाएंगी। फिर ऐसी हालत में एक सिचुएशन क्या आएगी, सोचो जरा। ऐसी हालत में सिचुएशन आएगी जब थर्ड पार्टी ऐसे बार बार परेशान होने लग जाएंगी, तो फिर पूरे देश में थर्ड पार्टीज पार्टनरशिप फर्मों के साथ कारोबार करना बंद कर देंगी, क्योंकि जब ऐसी चीटिंग होने लग जाएंगी तो फिर पार्टनरशिप एक टाइम में जाने के बाद क्या हो जाएगा, फिनिश ही हो जाएगा। कोई थर्ड पार्टीज बिलीव ही नहीं करेंगे कि भाई हमें तो सपोर्ट मिलती नहीं है, हमें तो प्रोडक्शन मिलता नहीं है लॉ से। बार बार एग्रीमेंट के कारण पार्टनर्स बचने लग जाते हैं। तो इसलिए इस बात की इसमें जो सेफ्टी है
वो पूरे सिस्टम की है, इसलिए ये लॉ बना। ठीक है, कभी कभी देखिए लॉ को है ना, कभी कभी सोच लेना चाहिए कि लॉ क्यों बना, तो लॉ जल्दी से समझ में आता है। लेकिन कभी कभी इसका एक्सेप्शन भी है कि एक दो लॉ के बारे में सोचना नहीं चाहिए जब उस कि वो क्यों बना। वो इसलिए बना क्योंकि वो लॉ है। हो जाएगा। अब ये मेरा हैंडल वाला माइक है, मेरे ख्याल ये तो हमेशा ही चलता है।